देखिए हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि वैद्युत बल रेखाओं का प्रारूप कैसा होता है, वह किस तरह से दिखती हैं। तो हमने धनावेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को दिखाया, ऋणावेश के द्वारा दिखाया, धनावेश और ऋणावेश के बीच दिखाया, धनावेश धनावेश के बीच हमने दिखाया। अब हम लोग जो है उनके गुण के बारे में अध्ययन करेंगे कि वह किस तरह से व्यवहार करती हैं। गुण का मतलब क्या होता है, उनका व्यवहार कैसा है ना। तो पहला गुण यहाँ पे समझेंगे आप लोग। पहला गुण है कि ये रेखाएं, मतलब कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये तो हमने प्रारूप में दिखाया भी है कि अगर एक धनावेश रख देंगे और एक ऋणावेश रख देंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं धनावेश से प्रारंभ होकर के क्या होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, ये समाप्त हो जाती है, वापस नहीं आती है, एक खुला वक्र है। एक और लाइन इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं यहीं पे कि ये अर्थात ये खुली वक्र होती हैं। ये धनावेश से प्रारंभ होकर के ऋणावेश में समाप्त हो जाएगी, वो वापस वहां से घूमकर नहीं आती है, अर्थात ये क्या होती है, खुली वक्र होती हैं। बात समझ में आया? तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो एक खुली वक्र की तरह काम करती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, धनावेश से प्रारंभ होकर के ऋणावेश पर समाप्त होती है, ये इसका पहला गुण है। ठीक, अच्छा दूसरा गुण देखिए, दूसरा गुण है कि बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब कि अगर आप वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर क्या करते हैं, अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह रेखा किसको प्रदर्शित करेगी, तो वहां पे जो धन परीक्षण आवेश रखा जाएगा उस पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। मतलब कि अगर मान लीजिए कि यह एक वैद्युत क्षेत्र रेखा है, देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि एक वैद्युत क्षेत्र रेखा है तो यहाँ पर अगर कोई बिंदु मान लेते हैं ए है और इस बिंदु ए पर स्पर्श रेखा खींचना है, तो अगर खींचेंगे आप ऐसे मान लीजिए स्पर्श रेखा खींचेंगे ना, तो वह स्पर्श रेखा क्या करेगी, उस बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। मतलब कि अगर आप यहाँ पे कोई धनावेश रखते हैं तो उस पर बल किस दिशा में लग रहा है उस दिशा को ये प्रदर्शित करने का काम करता है। याद रहेगा कि अगर किसी भी वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह स्पर्श रेखा किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी, तो उस बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, दूसरा नंबर हो गया। पहला था धनावेश से प्रारंभ होकर के ऋणावेश में समाप्त हो जाता है। दूसरा है कि भाई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह किसकी दिशा प्रदर्शित करेगा, तो उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तीसरा नंबर देखिए कि भाई कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, मतलब कि कोई भी दो बल रेखाएं जो होंगी वो अपने आप को काट नहीं सकती हैं। अच्छा, क्यों नहीं काट सकती, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो असंभव है। अभी आपने ठीक इसके ऊपर पढ़ा है कि अगर स्पर्श रेखा के अगर आप बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस बिंदु पर जो बल लगेगा धनावेश पर उसकी दिशा को वो प्रदर्शित करेगा। तो दूसरी लाइन कह रहा है कि दो रेखाएं काट ही नहीं सकती हैं। क्यों नहीं काट सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसा कटान बिंदु होता है, देखिए ये मान लीजिए कि एक वैद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है, ये एक दूसरा है, दोनों काट दिए, यहाँ पे काट दिया ना, तो अगर यहाँ पे काट दिया सी बिंदु पर मान लीजिए काट दिया, तो आपको अब दो स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। किसके लिए? एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो इसके लिए खींचेंगे तो हम इधर खींचेंगे ना, इसके लिए खींचेंगे यहाँ पे तो हम इधर खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। अब इसी बिंदु पर दो दिशाओं में बल होगा, इधर होगा और इधर होगा, जो असंभव है। एक बिंदु पर बल की दिशा केवल एक ही दिशा में हो सकती है। याद रहेगा, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर बल केवल एक दिशा में लगेगा, या तो बल इधर लगेगा या तो बल इधर लगेगा। दो दिशा में बल नहीं लग सकता है एक बिंदु पर। याद रहेगा, इसीलिए वो असंभव, ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई एक ही बिंदु पर दो दिशा में बल नहीं लग सकता, केवल एक ही दिशा में लग सकता है, इसीलिए ये काट नहीं सकती है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पे दो दिशाओं में, दो अलग अलग दिशाओं में बल प्रदर्शित किया जा रहा है दो स्पर्श रेखाओं के द्वारा, जो असंभव है। ऐसा करना गलत है, ये असंभव है, मतलब हो ही नहीं सकता है। केवल एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा में बल लगता है, दो दिशा में नहीं लगता है। ठीक है, इसीलिए असंभव है। तीसरा नंबर समझ में आया? चौथा नंबर देखिए, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। कह रहा है
कि भाई इनके अंदर, इन रेखाओं के अंदर एक गुण होता है कि ये इनके अंदर सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है, अपने आप को सिकुड़ाते हैं। और सिकुड़ाएंगे मतलब खींचेंगे, सिकुड़ेंगे तो क्या करेंगे, खींचेंगे। इसी वजह से इनके अंदर क्या है, विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के अंदर जो है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के अंदर जो सिकुड़ने का गुण होता है ना, उस गुण की वजह से जो है एक धन आवेश और एक ऋण आवेश के बीच आकर्षण का बल काम करता है। ठीक, अच्छा दूसरी है, लास्ट नंबर इसमें का, ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में, लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। करके जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ये दूर हटने का भी प्रवृत्ति होता है, और दूर हटने की वजह से क्या होता है भाई, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किस गुण की वजह से प्रतिकर्षण का बल लगता है, तो आप कहेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, इसकी वजह से जो है उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। आकर्षण का बल क्यों लगता है, तो भाई जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनमें लंबाई के प्रति अपने आप को सिकुड़ाने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण का बल काम करता है। तो सिकुड़ाने की गुण की वजह से जो है आकर्षण का बल लगता है, सिकुड़ाने के गुण की वजह से आकर्षण का बल लगता है, और दूर हटने की वजह से प्रतिकर्षण का बल लगता है। ये ना है, तो ये है क्या है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण है। याद हो जाएगा, ठीक है।